नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बाइट्स पर, जहां हम हर दिन आपके लिए एक नई और प्रेरणादायी ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज की ये विशेष ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी शब्द लिखकर न छोड़ा हो, लेकिन आज उसकी शिक्षा पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में अध्ययन किया जाता है। वो इंसान दिखने में बिल्कुल साधारण था, न कोई राजा न ही सेनापति, फिर भी 2500 साल बाद भी उसका नाम दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों की सूची में सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। सुकरात, एक ऐसा नाम जो दर्शन और बुद्धि का प्रतीक बन चुका है। ये ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सुकरात के जीवन और उनके विचारों को कुछ मिनटों में समेटना वैसा ही है जैसे समंदर को एक गिलास में भरने की कोशिश करना। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को आप अभी सेव कर लें या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि आप इसे आराम से बीच बीच में सुन सके। हर अध्याय आपको नई गहराई में ले जाएगा। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ चलते हैं करीब 2500 साल पुराने एथेंस की गलियों में, जहां हम मिलते हैं उस महापुरुष से जिसने कहा था, एक अनजाची हुई जिंदगी जीने योग्य नहीं है। अध्याय 1, रहस्यमयी व्यक्तित्व सुकरात। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद कुछ नहीं लिखा, लेकिन पूरी दुनिया उससे सीखती रही। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन एथेंस के व्यस्त बाजार में खड़े हैं। चारों ओर संगमरमर से बनी शानदार इमारतें खड़ी हैं। लोग रेशमी और सूती वस्त्रों में घूम रहे हैं। व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं और राजनेता लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। भीड़ के बीच आपको एक विचित्र सा आदमी दिखाई देता है। उसके पैर नंगे हैं, कपड़े पुराने और साधारण, चेहरा साधारण, नाक चपटी और आंखें असामान्य रूप से बड़ी। न वह कोई अमीर व्यापारी लगता है और न कोई शक्तिशाली शासक। वो बस लोगों के पास जाकर अजीब तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है। एक मोची से पूछता है, न्याय क्या है? एक सेनापति से पूछता है, साहस किसे कहते हैं? और एक नेता से सवाल करता है, एक अच्छे नागरिक होने का असली अर्थ क्या है? शुरू में लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उनके सारे जवाब उसके सवालों के सामने खोखले साबित हो जाते हैं। ये इंसान लोगों को ये एहसास दिलाता है कि जिसे वे ज्ञान समझ रहे थे वो दरअसल केवल उनकी राय है, सच्चाई नहीं। यही थे सुकरात, जिनका उद्देश्य था लोगों के झूठे ज्ञान और अहंकार को तोड़ना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुकरात ने स्वयं कभी एक शब्द भी नहीं लिखा, न कोई किताब, न कोई चिट्ठी, न ही कोई पंक्ति। तो फिर सवाल उठता है, हम उनके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इसका उत्तर छुपा है उनके शिष्यों की लिखाई में, विशेषकर प्लेटो और जेनोफोन में। प्लेटो, जो स्वयं एक महान दार्शनिक बने, अपने गुरु सुकरात से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी कई किताबों में सुकरात को ही मुख्य पात्र बनाया। प्लेटो द्वारा लिखे गए संवाद ही वो खिड़की है जिनसे हम सुकरात के जीवन और विचारों को देख पाते हैं। लेकिन यही एक रहस्यमय पहेली सामने आती है, जिसे विद्वान दी सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। पहेली यह है कि प्लेटो की बातों में कितना सुकरात है और कितना खुद प्लेटो। क्या प्लेटो ने हूबहू वही लिखा जो सुकरात कहते थे, या उन्होंने अपने गुरु के मुंह से अपने खुद के विचार दुनिया के सामने रखे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। ये ऐसा है मानो आप किसी की जीवनी का अध्ययन कर रहे हो जो उसके सबसे मुख्य प्रशंसक ने लिखी हो। जाहिर है उसमें कुछ मिलावट तो होगी ही, लेकिन इस रहस्य के बावजूद एक बात साफ है, सुकरात कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एथेंस के लिए एक गैडफ्लाई थे, एक ऐसी मक्खी जो अश्व को बार बार डंक मारकर उसे सोने नहीं देती, उसे जगाए रखती है। सुकरात एथेंस के समाज को, वहां के लोगों को अपने सवालों से डंक मारते थे। उन्हें उनकी अज्ञानता की नींद से जगाने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि वो सबसे बुद्धिमान इंसान इसलिए है क्योंकि वह ये जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। सोचिए जरा कितना गहरा आत्मविश्वास होगा उस इंसान में जो भरी सभा में ये स्वीकार कर सके कि मुझे कुछ नहीं पता। आज के दौर में जहां हर कोई खुद को विशेष ये साबित करने में लगा है, सुकरात का ये फलसफा एक बहुत मुख्य सीख देता है। वो ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि वो एक दाई की तरह है जो बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि जन्म देने में मदद करती है। सुकरात भी लोगों के दिमाग में मौजूद विचारों को, सच को बस बाहर लाने में मदद करते थे अपने सवालों के जरिए। उनकी ये आदत, उनका ये तरीका विशाल ज्ञानियों और नेताओं को चुभने लगा था। जब कोई इंसान आपके सालों पुराने विश्वासों पर सवाल उठाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सुकरात यही कर रहे थे। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछते थे। उनका मकसद तो बस सच की खोज करना था, एक सामूहिक खोज
वो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। एथेंस के नौजवान युवक उनके पीछे घूमते थे, ये देखने के लिए कि कैसे सुकरात अपने सवालों से विशाल लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। ये युवाओं के लिए एक मनोरंजन जैसा था, लेकिन एथेंस के शक्तिशाली लोगों के लिए ये एक खतरा बन गया था। उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को उकसा रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं के खिलाफ कर रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता की नींव हिलती हुई नजर आने लगी थी। एक साधारण सा दिखने वाला, बिना किसी पद और पैसे वाला इंसान सिर्फ अपने दिमाग और अपनी जुबान के दम पर पूरे एथेंस के लिए एक चुनौती बन गया था। तो आखिर एथेंस के इस आम से दिखने वाले इंसान में ऐसा क्या खास था कि उसके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उसे भुला नहीं पाए, और क्यों उसके अपने ही शहर के लोग उससे इतनी नफरत करने लगे कि उसे मौत की सजा सुना दी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर के एथेंस की गलियों में। उस माहौल को समझना होगा जिसमें सुकरात सांस ले रहे थे। आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने एक दार्शनिक को अपराधी बना दिया? इन सब रहस्यों से आवरण हटाने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय तक चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, जहां हम उस शहर की कहानी जानेंगे जिसने सुकरात को बनाया भी और मिटाया भी। अध्याय नंबर 2, सुकरात का एथेंस, वो शहर जिसने सुकरात को बनाया और फिर उसी ने उसे जहर दे दिया। हर महान कहानी के पीछे उसके समय और समाज का एक मुख्य हाथ होता है। सुकरात को समझने के लिए हमें उस एथेंस को समझना होगा जिसमें वह जिए। ये कोई ऐसा वैसा समय नहीं था दोस्त, ये एथेंस का स्वर्ण युग था, द गोल्डन एज ऑफ एथेंस। पेरिक्लीस जैसे नेताओं के नेतृत्व में एथेंस कला, संस्कृति, वास्तुकला और लोकतंत्र का केंद्र बन चुका था। पार्थिन जैसी शानदार इमारतें बन रही थी। सोफोक्लिस जैसे नाटककार अपने सबसे बेहतरीन नाटक लिख रहे थे, और इतिहास में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बन रही थी जहां आम नागरिक भी राजकाज में हिस्सा ले सकते थे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्म यही हुआ था। ये एक ऐसा माहौल था जहां नए विचारों को जगह दी जाती थी, जहां बहस और तर्क वितर्क को सम्मान मिलता था। इसी खुले माहौल ने सुकरात जैसे विचारक को पनपने का मौका दिया। अगर एथेंस एक बंद समाज होता तो शायद सुकरात को कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एथेंस का ये स्वर्ण युग हमेशा वैसा नहीं रहा। सुकरात की जिंदगी में एथेंस ने एक बहुत विनाशकारी युद्ध भी देखा, जिसे पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। ये युद्ध एथेंस और उसके दुश्मन शहर स्पार्टा के बीच कई दशकों तक चला। इस युद्ध ने एथेंस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसकी दौलत खत्म हो गई, हजारों नागरिक मारे गए, और एक समय ऐसा भी आया जब एथेंस में लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही स्थापित कर दी गई, जिसे 30 तानाशाह का शासन कहा जाता है। हालांकि ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चली और लोकतंत्र वापस आ गया, लेकिन एथेंस के लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल चुका था। वो अब असुरक्षित महसूस करने लगे थे। एक हार और अनिश्चितता का माहौल था, और ऐसे माहौल में लोग अक्सर नए और चुनौती भरे विचारों से डरने लगते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो उनकी बची खुची मान्यताओं पर भी सवाल उठाए। सुकरात ठीक यही कर रहे थे, और उनका समय अब बदल चुका था। इसी दौर में एथेंस में एक और तरह के शिक्षक बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। इन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट वो पेशेवर शिक्षक थे जो पैसा लेकर लोगों को भाषण देने की कला यानी रियोरिक सिखाते थे। उनका मानना था कि कोई एक परम सत्य नहीं होता, सच वही है जिसे आप तर्क से साबित कर दें। वो अपने छात्रों को सिखाते थे कि कैसे किसी भी बहस को जीता जाए, चाहे वो सही हो या गलत। उनके लिए ज्ञान एक बिकाऊ चीज थी। अब आप सोचिए, एक तरफ ये सोफिस्ट थे जो पैसे लेकर जीतना सिखा रहे थे, और दूसरी तरफ थे सुकरात जो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, और वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। सुकरात के लिए ज्ञान कोई बेचने की चीज नहीं थी, बल्कि वो एक आध्यात्मिक खोज थी। आत्मा को बेहतर बनाने का एक तरीका था। ये सोफिस्ट और सुकरात के बीच एक सीधी वैचारिक टक्कर थी। सुकरात अक्सर इन सोफिस्टों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते थे। वो उनके पास जाकर उनसे ही पूछने लगते थे कि ज्ञान क्या है या न्याय क्या है, और अपनी सवालों की श्रृंखला से ये साबित कर देते थे कि ये सोफिस्ट जो खुद को ज्ञानी कहते हैं असल में कितने खोखले हैं। इससे सोफिस्टों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगता था। उनकी दुकानदारी खतरे में आ गई थी। वो सुकरात से चिढ़ने लगे, उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। सुकरात ने इन सोफिस्टों के ज्ञान के गुब्बारे में अपनी सवालों की सुई चुभोना शुरू कर दिया था। वो लोगों से पैसे नहीं लेते थे, पर वो उनसे कुछ ऐसा छीन रहे थे जो पैसे से भी कीमती था। उनके झूठे ज्ञान का अहंकार और यही टकराव आगे चलकर
एक विशाल तूफान का रूप लेने वाला था। एथेंस का समाज जो पहले खुला था, अब युद्ध और हार के बाद शक्की हो गया था। उसे सुकरात की ये हरकतें अब शहर की व्यवस्था पर एक हमले जैसी लगने लगी थी। एथेंस ने सुकरात को वो मंच दिया जहां वह अपनी फिलॉसफी को जी सके, लोगों से बात कर सके, बहस कर सके। लेकिन जब एथेंस खुद मुश्किल में आया तो उसी ने अपने सबसे अनोखे बेटे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। शहर को लगा कि सुकरात की बातें युवाओं को गुमराह कर रही हैं, उन्हें परंपराओं से दूर कर रही हैं। वो भूल गए कि सवाल करना ही तो लोकतंत्र की आत्मा होती है। पर सुकरात ये करते कैसे थे? वो कौन सा तरीका था जिससे वो विशाल ज्ञानियों को, सेनापतियों को, राजनेताओं को चंद सवालों में ही निरुत्तर कर देते थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा क्या जादू था? इस जादू को, इस तरीके को दुनिया आज सुकरातिक मेथड के नाम से जानती है। और ये तरीका क्या है, ये कैसे काम करता है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे सुकरात के सबसे शक्तिशाली हथियार की। अध्याय नंबर 3, सोक्रेटिक मेथड, सवालों के जाल से सच निकालने की कला। तो दोस्तों, अब हम सुकरात के उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो किसी तलवार या भाले से ज्यादा तेज और असरदार था। ये कोई भौतिक हथियार नहीं था, ये था उनके सोचने और बात करने का तरीका, जिसे आज हम सुकराती पद्धति कहते हैं। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये सवालों के जरिए किसी को सच तक पहुंचाने की एक कला है। ये तरीका इतना शक्तिशाली है कि आज भी दुनिया की सबसे अच्छी लॉ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स और बिजनेस स्कूल्स में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह है क्या। सुकरात का मानना था कि वह किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, वो बस उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सामने वाले के अंदर जो ज्ञान पहले से मौजूद है उसे बाहर निकलवाना था। ये तरीका काम कैसे करता है? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिलते हैं जो दावा करता है कि वह जानता है। हिम्मत क्या होती है? सुकरात कहेंगे, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा से ये जानना चाहता था। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि हिम्मत क्या है? सेनापति अत्यंत गर्व से जवाब देगा, हिम्मत का मतलब है युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना, भागना नहीं। अब सुकरात का असली काम शुरू होगा। वो कहेंगे, आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई सेना जो रणनीति के तहत पीछे आती है ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, क्या वो कायर है? सेनापति सोचेगा और कहेगा, नहीं, वह तो एक बहुत हिम्मत वाला और समझदारी भरा कदम है। अब सुकरात कहेंगे, तो इसका मतलब हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी पीछे आना भी हिम्मत हो सकती है। तो फिर हिम्मत क्या है? अब सेनापति उलझन में आ जाएगा, वो कोई और परिभाषा देगा और सुकरात फिर उसमें से कोई विरोधाभास निकालकर एक और सवाल पूछेंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सेनापति खुद ये ना मान ले कि जिसे वो हिम्मत की पक्की परिभाषा समझ रहा था वो असल में अधूरी थी, और उसे खुद भी ठीक ठीक नहीं पता कि हिम्मत क्या है। इसी प्रक्रिया को एलेंचुस कहते हैं, जिसका मतलब है जांच पड़ताल या खंडन। सुकरात का मकसद सेनापति को बेइज्जत करना नहीं है, उनका मकसद है उसे उसके अज्ञान का बोध कराना, क्योंकि सुकरात मानते थे कि ज्ञान की यात्रा का पहला कदम ही ये स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता। जब आप ये मान लेते हैं तभी आप सच में कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आपको लगता है कि आपको सब पता है, तब तक आपके दिमाग के दरवाजे नई चीजों के लिए बंद रहते हैं। सुकरात अपनी सवालों की चाबी से इन्हीं बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करते थे। इस मेथड के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है विनाशकारी चरण या डिस्ट्रक्टिव फेज, जिसमें सुकरात सवालों के जरिए सामने वाले के झूठे विश्वासों और अधूरी परिभाषाओं को भंग करते हैं, जैसा उन्होंने सेनापति के साथ किया। ये कुछ कष्टदायक हो सकता है क्योंकि किसी के अहंकार को आघात पहुंचता है, लेकिन इसके बाद आता है रचनात्मक चरण या कंस्ट्रक्टिव फेज। जब एक बार व्यक्ति मान लेता है कि उसे नहीं पता, तब सुकरात उसके साथ मिलकर सच की खोज शुरू करते हैं। अब वो दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही रास्ते के सहयात्री बन जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर ये खोजने की कोशिश करेंगे कि हिम्मत का असली मतलब क्या हो सकता है। शायद हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। शायद सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। इस तरह बहस एक व्यक्तिगत दावे से शुरू होकर एक सार्वभौमिक सत्य की खोज तक पहुंच जाती है। आप इस तरीके का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई मजबूत राय आए, जैसे पैसा ही सब कुछ है या सफलता का मतलब एक अच्छी नौकरी है, तो एक पल रुकिए और खुद से सुकरात वाले सवाल पूछिए। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, सेहत, शांति की कोई कीमत नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो पर वो दुखी हो,
क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कम पैसा हो पर वो बहुत खुश हो? जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी शुरुआती राय कितनी सरल और अधूरी थी। आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही सोक्रेटिक मेथड का जादू है। यह आपको बाहरी दुनिया के साथ साथ आपकी अपनी भीतरी दुनिया की यात्रा कराता है। पर सुकरात सिर्फ तरीकों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल जीवन के सबसे मुख्य सवाल का जवाब खोजने के लिए किया। वो सवाल क्या था? वो था एक अच्छी जिंदगी क्या है? और इसी खोज में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी अमर है, दी अनगमिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इस एक वाक्य में क्या गहरा राज छिपा है? क्यों एक अनपरखी जिंदगी जीने लायक नहीं है? इस गहरे सवाल के समंदर में गोता लगाने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, एक अनपरखी जिंदगी। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? द अनजामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। यानी एक इंसान के लिए एक अनपरखी, बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्त, ये सुकरात के पूरे दर्शन का निचोड़ है, उनकी जिंदगी का सार है। ये वो शब्द है जो उन्होंने अपनी मौत के मुकदमे के दौरान कहे थे, जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुप रहने का मौका दिया गया था। उन्होंने मौत को चुनना बेहतर समझा बजाय एक ऐसी जिंदगी जीने के जिसमें वो सवाल ना कर सके, जिसमें वो सत्य की खोज ना कर सके। तो आखिर इसका मतलब क्या है? एक एग्जामिन लाइफ या जांची हुई जिंदगी क्या होती है? चलिए इस गहरे विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एकाना परखी जिंदगी जीने का मतलब है एक ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी जीना। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और यही चक्र रोज दोहराना, बिना एक पल रुके ये सोचे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या मैं खुश हूं? मेरे मूल्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूं? ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हम समाज, परिवार या दोस्तों द्वारा दिए गए नियमों और धारणाओं पर बस चलते रहते हैं, बिना उनकी पड़ताल किए। हम वही नौकरी करते हैं जो हमें सुरक्षित लगती है। हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं जो हमें सिखाई गई है। हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे सब भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, ताकत। इस तरह की जिंदगी में हम एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। हम जी तो रहे होते हैं पर हम जागरूक नहीं होते। सुकरात के अनुसार इंसान और जानवर में सबसे मुख्य फर्क यही है कि इंसान के पास तर्क और आत्मचेतना की क्षमता है। हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने विचारों पर विचार कर सकते हैं, और अगर हम इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम अपनी इंसान होने की सबसे मुख्य खासियत को बर्बाद कर रहे हैं। एक जांची हुई जिंदगी जीने का मतलब है अपनी आत्मा की देखभाल करना। सुकरात के लिए शरीर और दौलत से ज्यादा जरूरी आत्मा थी। और आत्मा की देखभाल कैसे होती है? अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने कर्मों की रोजाना जांच पड़ताल करके ये खुद से पूछने जैसा है। आज मैंने जो किया, क्या वो सही था? आज मैंने जो सोचा, क्या वो नेक था? क्या मैं अपने डर और अपनी लालसाओं का गुलाम तो नहीं बन रहा हूं? ये एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट है। सोचिए, हम अपने यान की सर्विसिंग कराते हैं, अपने शरीर का मेडिकल चेकअप कराते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा, अपने मन की सर्विसिंग कितनी बार कराते हैं? सुकरात हमें यही करने के लिए कह रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी को परखना शुरू करते हैं तो आपको कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी। आपको अपनी कमजोरियां दिखेंगी, अपने डर दिखेंगे, अपनी गलतियां दिखेंगी। ये आईने में अपने आप को बिना किसी मेकअप के देखने जैसा है। ये असहज हो सकता है। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग एक अनपरखी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस असहज सच का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन सुकरात कहते हैं कि इसी प्रक्रिया से गुजरकर ही आप एक बेहतर, ज्यादा गुणी और ज्यादा सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। जब तक आप अपनी बीमारी को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे? तो आप अपनी जिंदगी को कैसे परख सकते हैं? इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। आप जो भी काम करते हैं, खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? आप जिन चीजों में विश्वास करते हैं, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस विश्वास का कोई मजबूत आधार है या मैंने बस इसे मान लिया है? अपने रिश्तों को परखिए, अपनी आदतों को परखिए, अपने सपनों को परखिए। क्या आपके सपने सच में आपके हैं या समाज ने आपके ऊपर थोप दिए हैं? क्या आपके रिश्ते आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? क्या आपकी आदतें आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रही हैं या उससे दूर? क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? सच्चाई, प्यार, पैसा, न्याय या कुछ और? अगर आपने सोचा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ये आत्मचिंतन ही सुकरात की नजर में सबसे मुख्य धार्मिक कार्य था।
लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को परखते हैं तो आपको सही और गलत का पैमाना भी तो चाहिए। सुकरात के लिए वो पैमाना क्या था? वो कैसे तय करते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? इसका जवाब उनके एक और क्रांतिकारी विचार में छिपा है। वर्चू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। ये विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और ये इतना विवादास्पद क्यों था? क्यों लोग कहते थे कि सुकरात की ये बात असल जिंदगी में लागू नहीं होती? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 5, सद्गुण ही ज्ञान है। क्या कोई जानबूझकर बुरा हो सकता है? सुकरात का जवाब आपको हैरान कर देगा। अब हम सुकरात के एक ऐसे विचार पर आ गए हैं जो शायद उनका सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विचार है। यह विचार है वर्चू इज नॉलेज और इसका उल्टा वाइस और इविल इज इग्नोरेंस, यानी सद्गुण ही ज्ञान है और दुर्गुण या बुराई अज्ञानता है। पहली बार सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान जानबूझकर कुछ गलत या बुरा नहीं करता। वो जो भी बुरा करता है वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि सही क्या है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग जानबूझकर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो करते हैं। तो क्या सुकरात गलत थे, या फिर हम उनके ज्ञान शब्द का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? चलिए इस रहस्य से आवरण उठाते हैं। जब सुकरात ज्ञान या नॉलेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ किताबी जानकारी या तथ्यों को रट लेना नहीं है। आज की भाषा में हम जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, सुकरात के लिए वो ज्ञान नहीं था। उनके लिए ज्ञान का मतलब था किसी चीज को उसकी संपूर्णता में, उसकी गहराई में समझना, एक सच्चा और गहरा बोध। उदाहरण के लिए एक धूम्रपान करने वाले को ये इंफॉर्मेशन होती है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पैकेट पर लिखा भी होता है, लेकिन क्या उसे इसका सच्चा ज्ञान है? सुकरात के अनुसार नहीं, क्योंकि अगर उसे सच में अपनी आत्मा की गहराई से ये ज्ञान हो जाता कि धूम्रपान उसके शरीर को, उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को किस तरह तबाह कर रही है, तो वो कभी धूम्रपान कर ही नहीं पाता। उसका ज्ञान इतना शक्तिशाली होता कि वो उसकी गलत इच्छा पर हावी हो जाता। तो जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी धूम्रपान करता है कि ये बुरा है, तो सुकरात कहेंगे कि वो वास्तव में नहीं जानता। उसका ज्ञान सही है, गहरा नहीं। सुकरात का मानना था कि हर इंसान अपनी आत्मा के स्तर पर हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। कोई भी जानबूझकर अपने लिए दुख या व्यथा नहीं चुनता। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो चोरी करने के बुरे परिणाम को नहीं देख रहा होता। वो उस पल में सिर्फ चोरी से मिलने वाले कुछ पैसे या सामान को ही अपनी अच्छाई या खुशी समझ बैठता है। वो अज्ञानी है। उसे ये नहीं दिख रहा कि इस छोटी सी खुशी के बदले में वो अपनी ईमानदारी, अपनी इज्जत, अपनी मन की शांति और पकड़े जाने पर अपनी आजादी खो रहा है, जो कि कहीं ज्यादा मुख्य और स्थायी खुशियां हैं। तो उसने अपने लिए एक बुरा सौदा किया क्योंकि वो अज्ञानी था। उसे अच्छे और बुरे के बीच का फर्क तो पता था, लेकिन उसे अल्टीमेट गुड या परम अच्छे का ज्ञान नहीं था। इस विचार का एक बहुत गहरा नतीजा निकलता है। अगर बुराई सिर्फ अज्ञानता है तो हमें अपराधियों से नफरत करने के बजाय उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। सुकरात के दर्शन में कारागार का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना होना चाहिए। एक अपराधी कोई शैतान नहीं है, वो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा बीमार है, जो अज्ञान के अंधेरे में भटक गया है। उसे रोशनी दिखाने की जरूरत है, उसे ज्ञान देने की जरूरत है। ये एक बहुत ही मानवीय और क्रांतिकारी विचार है, खासकर उस समय में जब जैसे को तैसा का कानून चलता था। सुकरात कह रहे थे कि हमें लोगों के कर्मों से नहीं बल्कि उनके अज्ञान से संघर्ष करना चाहिए। हमें सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए जो लोगों को गुणी बनने में, ज्ञानी बनने में मदद करे। लेकिन इस विचार की आलोचना भी बहुत होती है। अरस्तु, जो प्लेटो के शिष्य थे, ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने अक्रासिया या इच्छा शक्ति की कमी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हमारी इच्छाएं या भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते। जैसे किसी डाइटिंग करने वाले को पता है कि केक खाना गलत है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी दर्शन शास्त्र में जिंदा है। क्या बुराई अज्ञानता है या इच्छा शक्ति की कमी? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई इंसान जानबूझकर बुराई चुन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। सुकरात का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के पास सच्चा और संपूर्ण ज्ञान आ जाए तो वो कभी भी गलत राह नहीं चुन सकता। उसका वही ज्ञान उसका मार्गदर्शक बन जाएगा। लोगों को अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाना ही
सुकरात का जीवन उद्देश्य बन गया। लेकिन सोचिए, जब आप बार बार किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो अज्ञानी है, तो क्या वह आपसे प्रेम करेगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि सुकरात का यह मिशन धीरे धीरे एथेंस की सत्ता को खटकने लगा। वे सुधारक थे, लेकिन लोगों की नजर में वे एक उपद्रवी की तरह दिखने लगे। वे गैडफ्लाई यानी खटकने वाली मक्खी बन गए। अब सवाल उठता है, आखिर ये गैडफ्लाई क्या है और कैसे उसने एथेंस जैसे बड़े राज्य को विचलित किया? यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 6, एथेंस का गैडफ्लाई, सत्ता को चुभने वाली आवाज। कल्पना कीजिए, एक विशाल, भारी भरकम और आलसी घोड़ा है जिसके पास ताकत तो है, लेकिन वो बस सुस्ती में पड़ा रहता है। अब उसमें एक छोटी सी मक्खी बार बार डंक मारती है, उसे परेशान करती है और उसे उठकर दौड़ने पर मजबूर कर देती है। अपने मुकदमे के दौरान सुकरात ने खुद को इसी गैडफ्लाई की उपमा दी। उनका कहना था कि एथेंस का राज्य उस सुस्त घोड़े जैसा है और वे स्वयं उस मक्खी जैसे हैं जिन्हें देवताओं ने भेजा है ताकि ये घोड़ा जागा रहे और अपनी शक्ति का उपयोग करे। ये उपमा बिल्कुल सटीक और बेहद प्रभावशाली थी। ये न केवल उनके कार्य को समझाती थी, बल्कि उनके अंत की भविष्यवाणी भी करती थी। गैडफ्लाई का काम है डंक मारना, तकलीफ देना, ताकि सामने वाला बेहतर बने। लेकिन घोड़े को ये मक्खी कभी अच्छी नहीं लगती। वो बस उसे मारकर फिर से आराम करना चाहता है। सुकरात भी यही कर रहे थे। वे एथेंस के नागरिकों, नेताओं, कवियों और कारीगरों से सवाल पूछकर उनकी प्रिय धारणाओं को चुनौती देते थे। वे पूछते थे, न्याय क्या है, सुंदरता क्या है, सच्चाई क्या है। उनका उद्देश्य लोगों को चिढ़ाना नहीं था, बल्कि एथेंस को नैतिक और बौद्धिक सुस्ती से बचाना था। वे चाहते थे कि नागरिक केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार और मूल्यों को समझने वाले वास्तविक नागरिक बने। इस प्रकार वे समाज की अंतरात्मा के रक्षक बन गए। लेकिन जब आप सत्ता के आधार और लोगों के अहंकार पर सवाल उठाते हैं, तो आपके मित्र कम और शत्रु अधिक बनते हैं। सुकरात व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन उनकी प्रश्न पूछने की पद्धति ने कई प्रभावशाली लोगों को शर्मिंदा कर दिया। कल्पना कीजिए, कोई बड़ा नेता जो हजारों लोगों के सामने भाषण देता है और फिर सुकरात के सवालों के सामने निरुत्तर हो जाता है, वो भी युवाओं की भीड़ के सामने। उसकी प्रतिष्ठा गिरती और स्वाभाविक है कि वो सुकरात से नफरत करने लगे। इसी तरह सुकरात ने कई शक्तिशाली विरोधी बना लिए। राजनेता, कवि और सोफिस्ट्स, जिनकी दुकान ही उनके सवालों से बंद हो रही थी। ये सब लोग सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब सुकरात को रास्ते से हटा दिया जाए। एथेंस में यह स्थिति और भी गंभीर हो गई जब राजनीतिक हालात खराब हो गए। पेलोपोनेशियन युद्ध में हार और 30 टाइम्स के कठोर शासन ने समाज में भय पैदा कर दिया था। लोग किसी भी आलोचना या प्रश्न को लोकतंत्र पर हमला मानने लगे थे, और ऐसे माहौल में सुकरात का गैडफ्लाई वाला काम सत्ता के लिए और खतरनाक दिखने लगा। तो दोस्तों, ये था सुकरात और उनके गैडफ्लाई रूप का अध्याय। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे ये सोच और तरीका ही सुकरात के लिए जानलेवा साबित हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले अध्याय में।